दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस 12 में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। तो कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश का क्षेत्र और उसका एक उदाहरण करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 के उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1 क्या रहा है। तो उदाहरण नंबर कह रहा है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 1 सेकंड में किसी एक पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पिंड में जा रहे हैं, तो वहां से जिस पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पिंड से 1 कूलाम आवेश को निकालने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है। तो हल। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हम लिख लेंगे कि दिया है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में निकल रहे हैं, तो किसी पिंड से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁹ इसलिए हमने लिख लिया कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है और 10⁹ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, अब आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन में। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होगा। फिर सुनिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि आपको 1 रुपए की टॉफी मिल रही है 4, 1 रुपए की टॉफी मिल रही है 4। तो अगर आपने 10 रुपए की टॉफी ली तो आपको कितनी टॉफी मिलेगी। अगर आपको 1 रुपए में 4 टॉफियां मिल रही हैं तो 10 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी, तो एक टॉफी का 1 रुपए में जितनी टॉफी मिलेगी उसका इसमें गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुकान वाले भैया आपको 10 रुपए की कितनी टॉफी देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दाहम 40। अगर 1 रुपए में दुकान वाले भैया आपको 4 ठो टॉफी दे रहे हैं तो 10 रुपए में कितनी देंगे, 40 ठो टॉफी देंगे। उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कर दें, गुणा कर दें। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 10⁹ मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे हमने 10 रुपए की टॉफी खरीदी और 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलती है, 4 टॉफी मिलती है, तो 10 रुपए में टोटल 40 टॉफी मिलेगी। उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देते तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने कूलाम आवेश स्थानांतरित हो रहा है, या कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। लेकिन हमें कूलाम में पता करना है, हम क्या करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10⁹ गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 19 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय बराबर, क्योंकि ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहा था, तो 10⁹ गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमने इसको क्या किया, इसको कूलाम में चेंज कर दिया बस, है ना। और कूलाम में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा कर दिया। लेकिन ये जो इतना कूड़ा कूलाम आवेश है ये कितने सेकंड में निकलेगा, तो 1 सेकंड में ही स्थानांतरित होगा। कितने सेकंड में स्थानांतरित होगा, 1 सेकंड में स्थानांतरित होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 10⁹ और यहाँ पे लिखा है 10⁻⁻19। जब चिन्ह विपरीत रहती है तो क्या हो जाता है, घट जाता है, घटा देंगे। तो 19 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। लेकिन 19 में
बड़ा है और बड़े वाले के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो -10 आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय। 1 सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितने कूलाम आवेश निकल रहे हैं उस पिंड से, तो 1 सेकंड में 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश निकल रहे हैं 1 सेकंड में। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन आवेश की बात करें कूलाम में तो 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश निकल रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 1 कूलाम आवेश के लिए निकालना है, लेकिन ये कितने कूलाम के लिए है, 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम के लिए है, लेकिन हमें निकालने कितने के लिए है, 1 कूलाम आवेश के लिए निकालना है। तो चलिए 1 कूलाम आवेश के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर 1 कूलाम बचेगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1.6 गुणे 10 की घात -10 गुणे 1 कूलाम, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो हमें 1 कूलाम का निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा, इधर बचेगा 1 कूलाम आवेश। क्योंकि इतने कूलाम आवेश स्थानांतरण होने में इतना समय लग रहा है, तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय बराबर 1, ये पूरा पूरा आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, सेकंड। तो 1 कूलाम आवेश इतने सेकंड में निकलेगा। इसको थोड़ा सा और सरल करें, 10 की घात -10 यहाँ है, अंश में जाएगा तो 10 की घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 1 गुणे और तो क्या बन जाएगा 1 गुणे 10 की घात 10 बटे में 1.6 है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 गुणे 10 की घात 10 बटे में 1.6 की जगह पे क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कभी भाग जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाएगा तो एक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 16 से 10 को भाग देना हो। तो या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 की घात, चलिए आगे कर लेते हैं, पॉइंट हटा लिया हमने। यहाँ पे 10 की घात 10 है, 10 की घात 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 9। इस 10 को 10 की घात 10 को 10 की घात 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 9 गुणे 10, क्योंकि 10 की घात 9 यहाँ है, 10 की घात 1 यहाँ है, तो 9 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आधार जब समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 पहले से था हमारे पास, इसको हमने तोड़ा 10 की घात 9 गुणे 10 में, या 10 गुणे 10 की घात 9 में, और कितना आ गया, 16 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 10 दाहम 100 हो गया, गुणे 10 की घात 9 हो गया, और बटे में कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 से भाग दे देना है, तो 16 छक्का 96। ठीक है, अब 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 बचेगा, एक जीरो आएगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 9 सेकंड। ये सेकंड में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से ये पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 7, ऐसे तोड़ सकते हैं 10 की घात 9 को, क्योंकि जब तोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अब 10 की घात 2 को हम लिख सकते हैं, 10 की घात यहाँ पे जो 2 है उसको लिख सकते हैं 100, क्या लिख सकते हैं 100, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो 10 की घात 2 है इसको हम 100 बना देते हैं, 100 हो गया। अब जब 6.25 में 100 का गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 625 गुणे 10 की घात 7 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश कितने सेकंड में निकलेगा, 1 कूलाम आवेश, तो 1 कूलाम आवेश को निकलने में कितना समय लगेगा, तो 625 गुणे 10 की घात 7 सेकंड, इतने सेकंड में 625 गुणे 10 की घात 7 सेकंड। ठीक है, 625 गुणे 10 की घात 7 सेकंड में, 10 की घात 7 सेकंड में 1 कूलाम आवेश क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश, इधर तो वही लिखते जाना है ना, बराबर की तरफ, कि 1 कूलाम आवेश में के स्थानांतरण में लगा समय। तो ये तो क्या हो गया, सेकंड में हो गया। अगर इसी को हमें वर्ष में निकालना हो, इसमें निकालना हो वर्ष में, तो वर्ष में लगा समय, ये जो समय आया है ये किस में आया है, सेकंड में आया है ना। अब हमें इसी को किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, लगा समय बराबर
625 गुणे 10 की घात 7। अब वर्ष में बदलना है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष को छोड़ दे तो, ठीक है। और 365 दिन हो गए। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। इस पूरे का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन, और एक दिन में कितने घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे का, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप लिख लेना साइड में कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया है, ठीक है। चल अब इसको सरल करते हैं। तो 625 है, इसको रहने देते हैं, गुणे 10 की घात 7, इनका गुणा करते हैं 365 में 24 का गुणा करते हैं, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26 6 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 2 से करेंगे 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13 की 3 हासिल 1, और 2 3 6 1 7 हो गया। जोड़ेंगे तो 0 6 4 3 7 7 1 8, कितना आ गया 87 60 गुणे, अब 60 में 60 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3600। 0 से 0, 0 का 6 से होगा तो 0 ही मिलेगा, 6 का 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, और 6 का 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 0 0 6 3 कितना आ गया 360 हो गया, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अच्छा इसको इधर लिख लो, फिर आगे हटा देते हैं। आप लिख लीजिए, फिर आगे हटाएं, या इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ कि ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 625 गुणे 10 की घात 7, और बटे में है 87 60। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 876 गुणे 10, क्योंकि जब 10 से गुणा करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कि 876 गुणे 10 गुणे 3600 लिखा है, 3600 को हम ऐसा लिख सकते हैं 36 गुणे 100, क्योंकि जब 100 को गुणा होगा तब ये क्या बन जाएगा 3600। लिख लें इसको 36 गुणे 100, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे आप, देखिएगा भी, यह है 625 गुणे 10 की घात 7 बटे में ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसको एक साथ लिख लेते हैं 876 गुणे 36 गुणे, ये कितना है 10 की घात 1 है, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है। और जब आधार समान रहती है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे है 10 की घात 1, यहाँ पे है 10 की घात 2, तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो 10 की घात कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। एक काम कर लें, ये जो 10 की घात 3 है इसको ऊपर लेके चले जाएं, और पहले 876 में 36 का गुणा कर लें, तो 6 का 6 से होगा तो 6 छंगा 36 की 6 हासिल 3 आ गया, 6 का 7 से होगा 6 7 42, 42 3 45 की 5 हासिल 4 आ गया, और 8 छंग 48, और 48 4 52 हो गया। अब 3 का करते हैं, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 7 21 1 22 की 2 हासिल 2 हो गया, और 8 3 8 24 24 24 2 26 हो गया, ठीक है। जोड़िए तो 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 6 5 11 की 1 हासिल 1 1 2 हो गया, कितना आ गया, अच्छा सॉरी हासिल 1 तो 2 है 2 1 3 हो जाएगा, तो 31,536 है ना, 31,536 आ गया। तो अंश में तो है हमारे पास 625 गुणे 10 की घात 7 गुणे 10 की घात 3 बटे में है, ठीक है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात -3 बटे में कितना आ गया 31,536, 31,536, ठीक है। चलिए अभी काम करिए, ये जो घात है ये तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो 625 गुणे ये प्लस में है घात, ये माइनस में है घटेगा, क्योंकि आधार समान है, तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 4, तो 10 की घात 4 बचा, और बटे में है 31,536, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 की घात 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 के साथ में 4 0,
और जब 625 में इसका गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 625 के साथ में 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, और बटे में कितना है 31,536, ठीक है, इतना है। देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम सन्निकट मान की तरफ लेके चलें, यह है 625, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, है ना, तो 62,50,000 है, ठीक है, और हर में कितना है 31,536 है, तो ये 31,500 के ज़्यादा पास में है कि 31,600 के ज़्यादा पास में है, ये किसके पास में, 31,536, ये ज़्यादा किसके पास में है, 31,500 के ज़्यादा पास में है कि 31,600 के पास में ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो अगर 31,500 को 31,536 बनाना हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 31,536 को 31,600 बनाना हो तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस करना पड़ेगा, लगभग माइनस करना पड़ेगा 64 माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 64 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 31,536। तो बताओ इसमें हमें केवल कितना जोड़ना पड़ रहा है, 36 जोड़ना पड़ रहा है, इसमें से 64 माइनस करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ज़्यादा है, या हमें किसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, 36 को जोड़ने में कम मेहनत पड़ेगी कि 64 निकालने में कम मेहनत पड़ेगी, तो 36 है ना, क्योंकि 36 कम है। इसका मतलब है कि इसको हम सन्निकट मान ले सकते हैं, 31,536 को 31,500 मान सकते हैं कि लगभग 31,500 के आसपास है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 31,000 ये लगभग क्या है, 31,500 के आसपास है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा हमारे पास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 60,000 बचा, 65,500, और बटे में कितना बचा 315। अब 315 से भाग दे देना है, इसको 62,500 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा क्या, क्योंकि अगर 2 करेंगे 2 पंचा 10 और 2 एक कम 2 एक 3, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये वही उतार लेंगे, 1 बार जाएगा तो अब 5 5 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पे बचा 2 में 1 घटाएंगे 1 बचा, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। अब एक 0 उतार लो, अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 पन्ना 45 की कितना हो जाएगा 5, हासिल आ जाएगा 4, 9 एक कम 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3, हासिल 1 आ जाएगा, 9 3 27, और 27 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। अब इसको घटाइए तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना 9, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 0 तो 0 को मान लेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे बचा 2, 2 से 2 घटा 0 हो गया, ये वाला 0 उतार लिए फिर से, ठीक है। अब ये लगभग 8 बार जाएगा, तो देख लेते हैं, 8 5 40 की 0, हासिल 4 आ गया, 8 एक कम 8 4 12 की 2, हासिल 1, 8 3 24, 24 24 एक 25, हासिल 0 हो गया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे बचा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 0 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, तो 3 बचे, 5 और 20 की 0, हासिल 2, और 4 कम 4 4 2 6, और 4 3 12, ठीक है। 0 आ गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा 1, ये हो गया, मतलब 114 बचा। बस लगभग इतना हम ले लेते हैं कि 198 पॉइंट के बाद का चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वर्ष में है, हम वर्ष में निकाल रहे हैं, तो 198 फिर पॉइंट में, तो 198 के बाद अगर बड़ी संख्या के बाद पॉइंट में आ रही कोई चीज़ है तो छोड़ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग हम मान लेते हैं कि कितने वर्ष आ रहे हैं, 198 वर्ष आ रहे हैं। कितना, 198, 198.4 और करके आएगा लगभग, तो इसको हम लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं कि लगभग कितना है, 198 वर्ष, 198 वर्ष, ठीक है। और ये लगभग है, लगभग, ठीक है। इसका मतलब है कि एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में 198 वर्ष का समय लगेगा, मतलब 198 वर्ष में एक कूलाम आवेश स्थानांतरित हो पाएगा। कब, जब 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा हो, ठीक है। तो यदि 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा हो तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, तो एक कूलाम के आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, 198 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो चुका। अगर यहाँ पे आप चाहेंगे तो अतः लिख सकते हैं कि अतः एक कूलाम आवेश में स्थानांतरित होने में लगा समय, ऐसा लिख देते हैं कि अतः एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगभग 198 वर्ष का समय लगेगा,
ठीक है, ये आंसर है। और ये जो आया था ना, ये किस में था? सेकंड में था। किस में था ये? सेकंड में था कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा सेकंड में? तो 625 गुणे 10 की घात 7 सेकंड लगेगा, सेकंड की बात करें। और वर्ष में बात करें तो 198 वर्ष लगभग में लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए। दूसरे में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं? ये प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जल की मात्रा नहीं दिया हुआ है कि जल कितना है, कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, मतलब ये ऐसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास जल है वो जल कितना है एक कप जल में, ठीक है, वो कितना है, लगभग 250 ग्राम है, मान के चलते हैं। तो माना कि, क्योंकि अगर हमें जल की मात्रा दी होती तब तो मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें जल की मात्रा नहीं दी है, इसलिए हमें जल की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो मानेंगे कि माना कि एक कप जल का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम। कहने का मतलब एक कप जल में कितना जल है, तो एक कप जल में आपका जो जल है एक कप में वो कितने ग्राम है, 250 ग्राम है, 250 ग्राम है एक कप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो जल है, जल का हमें क्या पता चल जाए, अणुभार। ठीक है, तो जल का अणुभार, जल का अणुभार, और अणुभार निकालते कैसे हैं? अगर जल का फार्मूला ये होता है H2O। ठीक है, आप लिख लेते हैं जल H2O का अणुभार। और अणुभार निकालने के लिए यहाँ पे जो तत्व हैं, मतलब जल को बनाने में जो तत्व भाग ले रहे हैं, उन तत्वों का परमाणु भार हमें चाहिए होता है, और उनका योग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अणुभार। जैसे यहाँ पे जल है, तो जल को बनाने में दो चीज़ काम कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है, इस जल को बनाने में एक कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, और एक कौन काम कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का हमें क्या याद होना चाहिए, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 2 हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन में हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा, तो 2 आ गया, मतलब H2 का अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब एक ही हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो किसका बन गया, H2 का बन गया, मतलब 2 हो गया परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ठीक है, और इनका हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि परमाणु भार बराबर, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, या हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 2 है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 2 1 कम 2 प्लस 16, और 16 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जल का जो अणुभार होगा वो अणुभार कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कप जल में जल का कितना द्रव्यमान है। ठीक है, तो एक कप जल में जल का द्रव्यमान है 250 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है इसका अणुभार। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, ठीक है, तो 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या उतनी होगी जितना आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होगी 6.02 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, इतना 6.02 गुणे 10 की घात 23 इतने अणु होंगे 18 ग्राम जल में। ठीक है, तो 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, तो 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे जल के, 6.02 गुणे 10 की घात 23 इतने अणु होंगे। कितने ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में। अब ये 18 ग्राम जल में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम जल में कितना अणु होगा, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, यहां पे ऐसे रखेंगे जल के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही है, तो 1 रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही है, तो 1 रुपए की टॉफी कितने मिलेगी, तो आप 1 रुपए की टॉफी निकालने के लिए क्या कर दोगे,
कि 40 को 10 से भाग दो दोगे, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए की टॉफी कितनी मिल रही है, 40 मिल रही है, 1 रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, तो 40/10 हो जाएगा, 10 से भाग दोगे, बचेगा कितना, 4, मतलब 1 रुपए में 4 टॉफी मिलेगी। उसी तरह 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 6.02 × 10⁻23। तो आपको निकालना कितने में है, आपको निकालना है 1 ग्राम में। 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये जो 18 ग्राम में इतने अणु हैं और निकालना 1 ग्राम है, तो 18 का पक्षांतर कर दोगे, भाग में आ जाएगा। जैसे 10 ग्राम या 10 रुपए में कितनी टॉफी, 40 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 40/10। उसी तरह 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23, तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 6.20 × 10⁻23/18। इसे यहाँ पे 10 को हमने बटे में रख दिया। उसी तरह तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.02 × 10⁻23/18, ठीक है, क्योंकि ये कितने में था, 18 ग्राम जल में, जल के अणु कितने थे, 6.02 × 10⁻23। अब हमने यहाँ पे कितने ग्राम के लिए निकाल लिया, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या हमने क्या कर दिया, 18 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होगा, ये कितने में है, 18 ग्राम में है जल के अणु इतने, तो 1 ग्राम जल में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 18 कर दिया। जैसे 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही थी, रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, 4 रुपए मिलेगी, तो हमने क्या किया, 40 में से 10 का भाग दे दिया। उस तरह यहाँ भी क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो जल के टोटल अणु है या जल कितने ग्राम है, तो जल हमारे पास टोटल 250 ग्राम है, तो 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, कितने अणु, 6.02 × 10⁻23/18, ठीक है। 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, लेकिन हमें निकालना कितने ग्राम के लिए है, 250 ग्राम के लिए। तो चलिए 250 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6। निकालना कितने के लिए, देखिए जैसे अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 × 5, मतलब एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना रुपए होगा, तो एक पेन के मूल्य को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना बन जाएगा, 50 रुपए। उसी तरह यहाँ पे 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 6.02 × 10⁻23/18। हमें निकालना कितने ग्राम में है, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो ये जो पता है ना, ये 1 ग्राम में है, ठीक है। निकालना कितने के लिए है, 250 ग्राम के लिए निकालना है। तो जैसे यहाँ पे कि एक पेन 5 रुपए का मिल रहा है, तो 10 पेन कितने रुपए के मिलेंगे, 50 रुपए के मिलेंगे। तो हमने क्या किया, 10 पेन में एक पेन के मूल्य को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक पेन 5 रुपए में मिल रहा था, हमने एक पेन जितने रुपए मिल रहा था उसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसी तरह यहाँ पे जब हम 250 ग्राम जल में जल के अणु निकालेंगे, तो 250 में गुणा कर देंगे, किसका, 1 ग्राम जल में जितने अणु हैं उसका कर देंगे, ठीक है। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 250 में, मतलब 250 में गुणा करना है किसका, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या ये है, न हो जाएगा 6.02 × 10⁻23/18, ठीक है। अब क्या कर ले, गुणा कर ले, इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसा गुणा कर लेते हैं, 25 का इससे गुणा कर लेते हैं, तो 25 दूना 50, 0 हासिल करना आ गया 5, 25 का 0 से करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हासिल 5 जुड़ जाएगा तो 5 आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 25 का गुणा करना है किसके साथ, 6 के साथ, तो 25 छक्का 150, ठीक है। लेकिन हमने 25 का गुणा किया है, 25 के पहले एक 0 है, एक 0 आप इधर लगा दोगे। अब दशमलव के देख लो, 1 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा यहाँ से 250 था, 250 में हमने 0 को छोड़ दिया था एक समय के लिए, और किसका गुणा कर दिया, 25 का सीधा पहाड़ा पढ़ लिया, ठीक है। तो 25 दूना 50 हो गया, फिर बचा 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, बचा 5, और 25 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 5 जोड़ लेंगे तो ये 5 आ गया, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, लेकिन एक 0 ये जो बच रहा था उस 0 को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो दशमलव कितने के बाद 1 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो हमें कितना मिल गया, 1505 × 10⁻23/18, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गया। ये क्या है, 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या लिख लेंगे। ये क्या है, 250 ग्राम में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो हमने किया क्या, देखिए पहले हमने माना कि जो 1 कप जल है, तो 1 कप जल का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। फिर हमने क्या किया, जल का अणुभार निकाला, और जल का अणुभार निकालने के लिए या किसी भी यौगिक का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, और जो तत्व होंगे उनका परमाणु भार लेंगे, और उनके परमाणु भार को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे आपस में। हमने यहाँ पे जल का देखा, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, 2 तत्व था, ठीक है। तो जल जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1 × 2 हो गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो हमने इसका 16 लिखा क्योंकि ऑक्सीजन केवल 1 है। अब इसका गुणा किया तो 2 1 कम 2 हो गया, और 16 आ गया, 16 2 18 हो गया।
फिर हमने क्या किया कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, तुमने ये लिख लिया। फिर 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या जब हमें पता चल गई, हम कितने ग्राम में निकाल लिया, 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकाल ली, तो आ गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दिया, 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ये हमें मिल गई। फिर हमने क्या किया, 250 ग्राम जल में, क्योंकि हमारे पास जल कितना है, 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम जल में जल के अणु निकालेंगे, 250 ग्राम जल में जल के अणु ये कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 250 में 1 ग्राम जल के अणुओं की संख्या को कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, जब इसका और इसका गुणा किया तो कितना बन गया, 1505 बन गया, गुणे 10 की घात 23 आ गया, बटे में 18 आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना लिखिए। तो 18 का भाग देना है 1505 से, कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे जाएगा, क्योंकि 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144, और 150 150 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, कितना बचेगा 6, और 5 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो अब कितना बचेगा 18 8 18 है ना, 64 आ गया, तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 बार जाएगा, तो 18 तिहाई 54, और बचा कितना था 65, और 65 में 54 घटा देंगे कितना बचेगा 11, और 10 में लगा देंगे तो हो जाएगा 0, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 है ना, और जब 110 में 108 घटाएंगे तो बचे कितना 2 बचेगा, और एक 0 उतार लेंगे तो 20 हो जाएगा, 18 कम 18, फिर वही एक आता जाएगा, तो 8 83.61 गुणे 10 की घात 23, इतने है ना, 83.61 गुणे 10 की घात 23, ये कितना है 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या इतनी है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको हटाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। नीचे वाली लाइन को नहीं हटाऊंगा क्योंकि नीचे वाली लाइन की हमें आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास जो जल है, ठीक है, तो जल के एक अणु में, ठीक है, या एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, तो हम H2O मतलब जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा और प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और इसको दिखाते जड़ से है। देखिए जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। क्या कहने का मतलब कि कोई भी तत्व है उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, और प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में रहेगा। लेकिन जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी तत्व का और उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे ये तत्व है, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इधर प्रोटॉन की बात करेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास कौन कौन से जल को बनाने में H2 है और ये है। ठीक है, H2 का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है कितना, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 का गुणा कर दिया। इसी तरह एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, तो 1 है, तो 1 प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, हमें 2 हाइड्रोजन का प्रोटॉन चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या कर देंगे, 2 का गुणा, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो अगर इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी 8। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल देख लेते हैं कि H2O में हमने H2 में देखा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ये चीज़ आप लिख लो, है ना। परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, तो Z बराबर P नेगेटिव P पॉजिटिव। इसका मतलब है ये क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो कहने का मतलब है किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो
तो एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, उसी में गुणा कर देंगे तो प्रोटॉन कितने होंगे, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, तो ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। बस प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, H2O में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हो गए, तो 2 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 8 2 10 प्रोटॉन भी हमारे पास हो गए। ठीक है, 10 प्रोटॉन हो गए। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप लिखोगे नोट में, यहीं पे लिख लो, या ऐसा करके लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप लोग पढ़ भी चुके हो, पर एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। देखो, और एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस से ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो ये है ये किसका है, प्रोटॉन का है। दोनों का आवेश बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले का माइनस होता है, प्रोटॉन वाले का प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ये नेगेटिव प्रकृति का होता है, ये पॉजिटिव प्रकृति का होता है, इसलिए इसका पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, इस पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। हमें निकालना क्या है, इसमें कितने धन आवेश, कितने ऋण आवेश, मतलब कितने ऋणात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश है, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास बताओ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो हम 10 प्रोटॉन के लिए चार्ज निकालने के 10 प्रोटॉन पर और 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। ठीक है, और जितना आवेश होगा, जितना आवेश आएगा उसमें हम क्या करते हैं, 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या का गुणा कर दें। ठीक है, जितना ऊपर का लिखिए, फिर हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करने के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें को सीख भी रहे हैं। ठीक है, केवल हमारा मकसद ये है कि हम सवाल को कर लें, हम चीजों को सीखें, मकसद ये है। ठीक है, इस चीज को हम हटाएंगे नहीं, इसका आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक कप जल में धन आवेश की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या की एक कप जल में प्रोटॉन की संख्या ये है। ठीक है, गुणे एक प्रोटॉन पर आवेश गुणे, ठीक है, एक कप जल में, एक कप जल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। अब हमें सब कुछ पता है, प्रोटॉन की संख्या पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 गुणे एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है। अब ये जो प्रोटॉन की संख्या है ना, हमने एक जल के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या देखी है, तो जल के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, और एक कप जल में जो जल के अणुओं की संख्या है वो कितनी है, इतनी 83.61 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, इतना एक कप में जल के अणुओं की संख्या है। अब हम इसका क्या कर लें, इन सभी का गुणा कर लें। इन सभी का जब गुणा करेंगे तो ये कितना है, 10, और 10 में 1.6 का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। दशमलव इधर आ जाएगा, गुणे कितना हो गया, 10 की घात। अच्छा, 1 मिनट और काम कर लेते हैं, 83.61 को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो 10 की घात ये माइनस में 19 है, 10 की घात ये प्लस में 23 है। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है ना, लेकिन अगर चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो घट जाएगा। तो 23 में से 19 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 10 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं। 16 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो 16 एक कम 16 हो गया, 16 की 6 आ गया, यहाँ से 1 आ गया। 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, और 96 में एक जोड़ लेंगे, फिर हो जाएगा 97। हासिल कितनी, 97 के साथ आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 9। फिर 16 48 हो गया, और 48 में 9 जोड़ देना है, तो 48 57 के साथ हो गया, हासिल कितना आ गया, 5 आ गया। फिर अब 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है तो 16 8 128 है ना, तो कितना हो जाएगा 128, और 128 में हासिल कितना आई थी, 5 आई थी, तो 128 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया 133। 133 गुणे 10 की घात 4, दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद, 1 2 यहाँ पहुँच जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 1337 दशमलव, इसको एक बढ़ा लेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। इतना 1337.8 गुणे 10 की घात 4 आवेश होगा। ठीक है, इतना प्रोटॉन पर आवेश होगा, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, इतना कूलम आवेश होगा। ठीक है, इतना कूलम आवेश होगा, क्लियर है। ठीक,
अब हमें किसके लिए किसके बताना था, धन के लिए और ऋण के लिए, दोनों के लिए बताना था। तो धन आवेश के लिए हमने बात कर ली, अभी ऋण आवेश के लिए पता करना है। तो देखो अभी हमने देखा था कि जितना ऋण आवेश था, ऋण आवेश कितना था टोटल, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 10 थी। एक H2O में, याद करिए, एक H2O में जो जल पर एक H2O में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी कितनी थी, 10 थी। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आता है वो कितना था, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। बस अंतर क्या रहता है, ये माइनस का रहता है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं रखेंगे, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। और रखेंगे भी तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस ये बताएगा कि ऋण आवेश है, बस इतना ही, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश आया है, एक कप जल में इलेक्ट्रॉन पर आवेश आया, धन आवेश आया है, उतना ही ऋण आवेश आएगा, ठीक है। तो चूंकि एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए एक कप जल में ऋण आवेश की संख्या धन आवेश के बराबर होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आसान तरीके से समझ में आया होगा। नहीं तो आसान तरीके से इसको लेकर चला है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक चीज को क्लियर करते हुए चला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो और मिलते हैं अगले फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी अच्छा रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूँगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।